नमस्कार साथियों, बटनेर क्लासेज हनुमानगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बटनेर क्लासेज ने विश्व इतिहास की शुरुआत की है। यूट्यूब पर पूरा विश्व इतिहास का कोर्स आपको उपलब्ध होगा। और विश्व इतिहास के अगर अपने टॉपिक की बात करें तो मेरा एक फेवरेट टॉपिक है फ्रांस की क्रांति, और इसी फ्रांस की क्रांति से हम आज शुरुआत करेंगे। फ्रांस की क्रांति, और ये क्रांति शुरू होती है 1789 में। 18वीं सदी के अंत में ये क्रांति होती है 1789 में, और पूरे यूरोप के लिए ये एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इसने पूरे यूरोपीय राजनीति को भी प्रभावित किया, यूरोप की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको भी प्रभावित किया था। एक व्यक्ति है मेटरनिक, उन्होंने कहा था कि जब फ्रांस को जुकाम होता है तो पूरा यूरोप छींकता है। तो इस बात से हम यूरोप की इस क्रांति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। महत्वपूर्ण घटना थी, इसने आने वाले समय जो यूरोपीय समय था उसमें भी महत्वपूर्ण बदलाव किए। अगर फ्रांस की दृष्टि से देखें तो फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को समाप्त करके एक नवीन व्यवस्था भी शुरू कर दी। इस क्रांति से प्रभावित होकर अन्य देशों ने भी क्रांतियाँ की, और वो क्रांतियाँ सफल भी हुई। हालांकि यूरोप में सबसे पहले देखें तो अमेरिका की क्रांति हुई थी इससे जस्ट पहले, और अमेरिका की क्रांति ने इस फ्रांस की क्रांति के शुरुआत होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अमेरिका क्रांति का प्रभाव फ्रांस में भी पड़ा, क्योंकि फ्रांस का एक सैनिक जनरल था लाफायते, और ये लाफायते भी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए पहुंचा था। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम सफल हुआ, और वहाँ से प्रेरित होकर फ्रांस के लोगों ने भी क्रांति की, और इस क्रांति के बाद फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्था थी उस पुरातन व्यवस्था को नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, और उसकी जगह एक नवीन व्यवस्था आई जिसमें नागरिकों को व्यापक रूप से अधिकार दिए गए। और आधुनिक समय की अगर अपनी बात करें, महत्वपूर्ण सिद्धांत जैसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, इन सभी का आधार इसी फ्रांसीय क्रांति में माना जाता है। तो फ्रांस की क्रांति यूरोप में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फ्रांस को तो इसने प्रभावित किया ही था, पूरे यूरोपीय जगत को इसने प्रभावित किया था। लेकिन फ्रांस की क्रांति से पहले अगर हम बात करें फ्रांस की क्या व्यवस्था थी, फ्रांस में कौन सा वंश शासन कर रहा था, ऐसे कौन से कारण थे जिससे फ्रांस की जनता विद्रोह करने के लिए, क्रांति करने के लिए मजबूर हो गई। फ्रांस की बात करें तो यहाँ पर शासन था बुर्बो वंश का। फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था, और इस बुर्बो वंश की स्थापना की थी हेनरी चतुर्थ ने। हेनरी चतुर्थ ने इस बुर्बो वंश की स्थापना की थी, और इसका टाइम पीरियड था 1589 से 1610 ईस्वी तक। एक अच्छा व्यक्ति भी था, एक वीरतापूर्ण कार्यों के कारण इसने फ्रांस को एक उत्कर्ष के स्थान पर पहुंचा दिया था। तो हेनरी चतुर्थ का फ्रांस की इस सफलता में, या यूँ कहें कि फ्रांस को यूरोप में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1610 में हेनरी चतुर्थ की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद अगला शासक बन गया लुई 13वां। हालांकि जब ये शासक बना था इस समय इसकी आयु कम थी। अल्पवयस्क होने के कारण इसका जो प्रशासन है वो इसकी माताजी ने संभाला था, और इसका एक प्रधानमंत्री भी था जिसका नाम था रिशलू। और इस रिशलू की योग्यता के कारण फ्रांस में एक अच्छा प्रशासन मिला, और इस लुई 13वें ने 1610 से 1643 तक शासन किया था। हालांकि इसके काल की अगर महत्वपूर्ण घटनाओं को देखें तो वो एक घटना थी कि स्टेट जनरल को भंग कर दिया था। इसी लुई 13वें के काल में एक संस्था होती थी फ्रांस में, स्टेट जनरल, और इस स्टेट जनरल को रिशलू ने भंग कर दिया था। रिशलू जो कि लुई 13वें का प्रधानमंत्री था। स्टेट जनरल की बात करें तो ये एक प्राचीन संस्था थी, और इसकी स्थापना हुई थी लुई 7वें के काल में। और फ्रांस का जितना भी आर्थिक रूप से जो नियंत्रण है या नए कर लगाने हैं, तो ये सारे नए कर लगाने का कार्य इसी स्टेट जनरल के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि फ्रांस में लुई जो शासक होते थे वो नवीन कर नहीं लगा सकते थे, उससे कर लगाने के लिए भी इसी स्टेट जनरल को अपना प्रस्ताव भेजना पड़ता था, और
प्रस्ताव भेजने के बाद अगर स्टेट जनरल उसे स्वीकार करती है तो वो नवीन कर लगता था, अन्यथा फ्रांस में कर नहीं लगा सकते थे जो राजा होते थे। तो स्टेट जनरल जो कि एक महत्वपूर्ण संस्था थी और ये राजा पर भी नियंत्रण रखती थी। तो लुई 13वें के काल में आर्थिक समस्या के लिए इस स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया। लेकिन यहाँ पर जब स्टेट जनरल और लुई 13वें के बीच में मतभेद हो गए तो इसी रिस्लू ने 1613 ईस्वी में इस स्टेट जनरल को भंग कर दिया। आर्थिक समस्याओं के लिए स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया था, लेकिन लुई 13वें के काल में रिस्लू ने इसे भंग कर दिया। और इसके बाद अगला जो अधिवेशन होता है वो अगला अधिवेशन भी इसी आर्थिक समस्या के कारण होता है जो लुई 16वें के काल में होगा। तो आर्थिक नियंत्रण में स्टेट जनरल का महत्वपूर्ण योगदान था। आर्थिक रूप से नवीन कर लगाना है, कर में बदलाव करना है, इन सारों का कार्य स्टेट जनरल संभालती थी। तो लुई 13वें के काल की यह महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। लुई 13वें की जब डेथ हो गई 1643 में, तो 1643 में अगला शासक बन गया लुई 14वां। लुई 14वां फ्रांस का अगला शासक बन गया था और इसका टाइम पीरियड था 1643 से 1715 तक। लुई 14वां भी एक महान शासक था और इसे भी एक प्रधानमंत्री मिला जिसका नाम था कोलबर्ट। लुई 14वें के काल में फ्रांस ने बहुत ज़्यादा उन्नति की थी और लुई 14वें का काल फ्रांस का स्वर्ण काल माना जाता है। फ्रांस का स्वर्ण काल। अब वो उन्नति चाहे व्यापार में हो, कला में हो, संगीत में हो, स्थापत्य में हो, सभी दृष्टि से लुई 14वें का काल स्वर्ण काल माना जाता है। क्योंकि जो फ्रांस की जो व्यापारिक कंपनी थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका गठन भी 1664 में इसी कोलबर्ट के प्रयासों से किया गया था और इसके बाद भारत में भी फ्रांसीसी कंपनी व्यापार के लिए आई थी। तो लुई 14वें के काल में कोलबर्ट जो इसका प्रधानमंत्री था, इसका अर्थमंत्री था, इसके प्रयासों से व्यापारिक क्षेत्र में भी उन्नति हासिल की और लुई 14वां संगीत का, कला का, स्थापत्य का संरक्षक भी था। इसीलिए इस लुई 14वें के काल को फ्रांस का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था इस समय, लुई 14वें के समय। लेकिन लुई 14वां भी निरंकुश था। लुई 14वां निरंकुश था और राजा जो लुई 14वां था ये दैवीय अधिकार में विश्वास करता था और लुई 14वां ये कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, अर्थात मेरे बिना राज्य कुछ भी नहीं है, मैं ही राज्य हूँ। एग्जाम की दृष्टि से ये छोटे छोटे कथन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं मैं ही राज्य हूँ ये शब्द किसने कहे थे, किस देश से संबंधित है या किस क्रांति से संबंधित है। तो लुई 14वें के समय फ्रांस का स्वर्णकाल माना जाता है और इसी के काल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1715 में लुई 14वें की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद अगला शासक बन गया लुई 15वां और इसका टाइम पीरियड 1715 से 1774 तक। हालांकि क्रांति के जो तत्व है, क्रांति के जो बादल है वो इसी समय मंडरा रहे थे, लेकिन ये अक्सर कहता था कि मेरा समय निकट जाए, मेरा समय कट जाएगा और मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। ये लुई 15 के द्वारा कहा गया कथन है। लुई 14वें ने कहा था मैं ही राज्य हूँ, लुई 15वें ने कहा था कि मेरा समय कट जाएगा लेकिन मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, अर्थात क्रांति है वो मेरे मरने के बाद होगी। तो लुई 15वां 1715 में शासक बना 1774 तक। इसके काल की भी महत्वपूर्ण कुछ एक घटनाएं हैं जिसे अपनी मोस्टली बात करें तो सप्तवर्षीय युद्ध जो कि 1756 से 63 में लड़ा गया था। सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड में लड़ा गया था और इस सप्तवर्षीय युद्ध के कारण फ्रांस की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बिगड़ चुकी थी, आय के साधन नहीं थे। इस कारणों से लुई 15वें के काल में भी अव्यवस्था का माहौल था। क्रांति शुरुआत हो सकती थी लेकिन 1774 तक क्रांति नहीं हुई और 1774 में लुई 15वें की मृत्यु हो गई और इसके बाद अगला शासक बन गया लुई 16वां और यह शासक बनता है 1774 में और 1793 में इसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। क्रांति के दौरान लुई 16वां शासक था। और वास्तव में अगर अपनी बात करें तो लुई 16वां शासक नहीं बनना चाहता था। इसमें शासक बनने की वो योग्यता नहीं थी, ना ही इसकी शासक बनने में कोई रुचि थी। लेकिन
फिर भी इसे शासक बना दिया, क्योंकि इस बुर्बो वंश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो लुई 15 के बाद शासक बन सके। और इसी कारण जब इसके सर पर ताज रखा गया तो इसने कहा था कि ये मुकुट मुझे चुभता है, और ये बात सच भी हुई। पूरी उम्र लुई 16वें को ये मुकुट चुभता चला गया। लुई 16वां शासक बन गया, 1774 में शासक बना। बहुत से ऐसे कारण थे जिस कारणों से क्रांति शुरू होती है, और चलते चलते 1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। शासकों की बात करें तो लुई 16वां क्रांति का प्रमुख कारण नहीं था। इस क्रांति का प्रमुख कारण था सामाजिक वर्गों में जो विभाजन था और वर्गों को जो विशेषाधिकार प्राप्त था।